अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मुझीब, योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक पढ़ना है और फर्स्ट टॉपिक में हमने वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस सीखा। आज के इस टॉपिक में हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, ठीक है। और कब हमें एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है स्टूडेंट? अगर एक वेक्टर है, अगर तो उसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अगर हम प्लेन की बात करते हैं, अगर हम स्पेस की बात करते हैं अलोंग जी एक्सिस, अगर तो डायरेक्शन है तो हम इजीली उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उस डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन ना अलोंग एक्स एक्सिस हो, ना अलोंग वाई एक्सिस हो, ना अलोंग जी एक्सिस हो, तो फिर हमें उस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू देखना पड़ती है। उसकी इफेक्टिव वैल्यू देखना पड़ती है कि ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है या जी एक्सिस के अलोंग है। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमने एक वेक्टर को जो कि एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन हो, तो उसको हम रिजॉल्व करना सीखेंगे, उसकी इफेक्टिव कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हो तो कंपोनेंट्स को यूज करके हम कैसे उससे फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये सारी चीजें वन बाय वन स्टडी करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप एक बात करते हैं इस प्रोसेस की, कि जिस प्रोसेस में आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का नाम देंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है? एक ऐसा प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जिस प्रोसेस के थ्रू आज हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, उसको प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रीवियस बुक में ये टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के नाम से होता था, यहाँ पे ये टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के नाम से, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए ये क्या है, कैसा प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे जिक्र तो कर रहे हैं कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट बेसिकली किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी गिवन डायरेक्शन में। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कोई भी वेक्टर तो हम तो इसीलिए डिस्क्राइब कर सकेंगे। लेकिन अगर एक वेक्टर है, जैसे ये एक ए वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, जो कि ओ पी एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये क्या है, ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ही वाई एक्सिस के अलोंग, बल्कि ये क्या कर रहा है बेटे, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जो कि एंगल थीटा है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस वेक्टर के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। अब बेटे दूसरा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। द कंपोनेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो स्टूडेंट, कंपोनेंट्स भी आपको समझ आ गया कि ये किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी गिवन डायरेक्शन में। अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग जी एक्सिस भी हो सकती है। अगर आप स्पेस में डील करें तो मैं बेसिकली प्लेन में डील कर रहा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस में। तो इसमें एक वेक्टर है जो कि ए है। अब आप एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। एक वेक्टर है जो कि ओ पी लाइन से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये एक एंगल बना रहा है जो कि थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मैंने काउंटर क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन दी है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अब बेटे यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं? बेसिकली इस वेक्टर ए का अगर हम ऊपर से यूं लाइट फॉल करवाते हैं इसके ऊपर, तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ओ एम है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। दो प्रोजेक्शन बनाएंगे, एक इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, एक इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है हमने वाई एक्सिस के ऊपर। तो स्टूडेंट, जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको हमने ए एक्स का नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ए एक्स का नाम दे दिया। ये वो वेक्टर है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस था। अब बेटे ये है वाई एक्सिस। अब इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे होगा उसको हम नाम देंगे ए वाई का, ठीक है। तो ये बेटे ए एक्स और ए वाई आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ए एक्स और ए वाई क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। किसके? इस वेक्टर ए के। समझ आई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? और प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे एक समझाने के लिए कि यहाँ से आप लाइट फॉल करवाएं तो इसका जो ए का प्रोजेक्शन बनेगा एक्स एक्सिस पे वो ए एक्स कहलाएगा, और जो वाई एक्सिस पे फॉल कर रहा है उसको हम ए वाई लिखेंगे, ठीक है।
तो ए एक्स और ए वाई क्या है आपके पास, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। स्टूडेंट यहाँ से हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो ये स्टार्ट होता है कि इन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड से यहाँ पे कंसर्न है। इनकी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब हम देखना चाहेंगे कि इनकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ए एक्स की मैग्नीट्यूड कितनी है और ए वाई की मैग्नीट्यूड कितनी है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं हेड टू टेल रूल अप्लाई करूँ, आपको पता है कि वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना हो स्केलर को तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं ना, जैसे आप कर लें 2 + 3 तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी 5। लेकिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना होगा तो उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा है जो कि हेड टू टेल रूल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये देखिएगा, ये जो वेक्टर आपके पास है ओ एन अलॉन्ग वाई एक्स, इसको आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस ओ एन वेक्टर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो बेटे ये भी आप लिख सकते हैं कि ये ए वाई के इक्वल, ये भी साइड क्या कहलाएगी, क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जितना डिस्टेंस आपके पास यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये ए वाई है बेसिकली इसके सामने, और ये एक्स है तो ये भी ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस से। अब ये देखिएगा कि अगर आप इसको देखें ओ पी एम को, ओ पी एम, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है ओ पी और एम, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन जाती है। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि हेड टू टेल रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर ये है फर्स्ट वेक्टर, और सेकंड वेक्टर की टेल है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, 9th क्लास में आपने पढ़ा, और बाद में टेल को टेल से और हेड को हेड से हमने ज्वाइन कर रहा है। तो ये हेड टू टेल रूल हम अप्लाई करते हैं तो ये ए क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जब रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के वेक्टर सम के, ए एक्स प्लस ए वाई। तो मैं हेड टू टेल रूल अप्लाई करके इस ए को लिखना होगा कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस ए वाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ए एक्स और ए वाई है ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं इसी वेक्टर ए के, जो वेक्टर ए की हम बात करें इसके ये कंपोनेंट्स हैं। अब स्टूडेंट हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम यूज करेंगे जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाई। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है इसके लिए अपने 3 साइडें हैं इसकी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। थीटा के सामने जो एंगल होता है इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये चेंज भी कर सकती है पोजीशन, ये डिपेंड करेगा इस एंगल के ऊपर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ये यहाँ पे बेस होगा, इन दोनों के बिटवीन 90 का एंगल, और 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये इनकी पोजीशन है, ठीक है। अगर हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, जो कि आपके पास है साइन थीटा जो हमने यूज करना है, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा है, ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या है, टेन थीटा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो मैंने यहाँ पे यूज करनी है, तो इसका आपको पता होना चाहिए इस ट्राइंगल के लिए। स्टूडेंट्स साइन थीटा की जो वैल्यू है ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो कोस की वैल्यू होती है ये आपके पास इक्वल होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, और जो टेन थीटा है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो बेटे ये इस ट्राइंगल को आपने देखना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला आपने याद रखने हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब बेटे इसको याद रखने का भी एक मेथड है, एक ट्रिक हम यूज करते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे है s, इसका फर्स्ट लेटर आप यूज करेंगे, ठीक है, s आप यूज करेंगे, और फिर इस तरह से आपके पास है p और फिर ये h, आगे क्या है c, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास है, इसको भी आप लिख सकते हैं, cos के लिए c है और b आपके पास है, फिर h है, और इसी तरह से t है, और ये आपके पास है p ओवर b। इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई लिख लिया। अब बेटे इसके लिए मैं एक टर्म आपको बताऊंगा, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, s स्टैंड फॉर, एक टर्म हमने लिख ली इसको याद करने के लिए कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग,
ठीक है, तो एक सेंटेंस आपने लिख लिया और इसके अकॉर्डिंग आप इनके फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है बेटे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इनका फॉर्मूला आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये बेसिकली आपने खुद एक ट्रिक है जो मोस्टली यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले याद करने के लिए। अब स्टूडेंट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो थी एक्स्ट्रा चीजें जो कि यहाँ पे यूज हुई थी, आपको समझाना जरूरी था। अब बेटे यहाँ पे हम साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, अभी मैंने समझाया साइन थीटा इज इक्वल टू जी किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर साइड क्या है आपके पास, पी एम, ओवर हाइपोटेनियस क्या है, OP। अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो PM की वैल्यू क्या है, PM इज इक्वल टू AY और OP की वैल्यू क्या है, A, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो बेटा ये मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू लिख लिया AY ओवर A। अब मैंने यहां से इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू मैंने लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, A को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, A साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू AY। तो बेटा ये जो कंपोनेंट था मेरे पास AY, इसकी मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इस कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड क्या फाइंड किया मैंने, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। ये भी आपने फॉर्मूला भी याद रखना, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड AY इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, A साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम बेटे हमने AX की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, तो AX की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम cos थीटा का रिलेशन यूज करेंगे जी। तो cos थीटा आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास बेस ये वाली साइड है जो कि क्या है, OM डिवाइड बाय OP। अब स्टूडेंट OM क्या है आपके पास, AX, और OP क्या है, A के इक्वल, AX ओवर A इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से मैंने अगर AX की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो A को इधर मल्टीप्लाई कर दें, AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। तो स्टूडेंट मैंने AX की वैल्यू भी आपको फाइंड करना सिखा दी। ये दोनों कंपोनेंट्स की मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर दी, AX इज इक्वल टू A cos थीटा, AY इज इक्वल टू A sin थीटा। ये दोनों की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना सीख ली। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कि अगर डायरेक्शन हमें मैग्नीट्यूड पता हो दोनों कंपोनेंट्स की, AX कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है, VI की, AY भी पता है हमें, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो फिर इससे हम इस फोर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब बात करने का ये है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू हो तो इन वैल्यू से हम इस को जो है ना कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि फोर्स भी हो सकता है, ए एक जनरल वेक्टर है जो कि फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके पास वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो ये AX और AY अगर हो तो हम A को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना, वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो आप पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके इसकी जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसके लिए आपको पता है कि इसको आपने याद रखनी है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, तो बेटे आपने इसको याद रखना है। ये क्या होता है कि ये जो हाइपोटेनियस साइड है आपके पास, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटे ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये जो मेरे पास ट्राइंगल है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहूँ वैल्यू को, तो OP आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस, तो मैंने इसकी जगह OP पुट कर दिया। OM क्या है आपके पास, बेस, बेस की जगह मैंने OM पुट कर दिया। अब PM आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर, वो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। अब बेटे मैंने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। OP किसको स्टैंड कर रहा है, OP इज डिनोटेड बाय A, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे A स्क्वायर, ओके। अब OM किसके इक्वल है, AX के, तो ये AX स्क्वायर आ जाएगा, प्लस PM किसके इक्वल है, AY, तो ये बेटे AY का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमें तो वेक्टर A की मैग्नीट्यूड चाहिए, A स्क्वायर की मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो A स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसी तरह से AX के ऊपर भी, और इन दोनों के ऊपर, दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से आपको पता है कट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। तो बेटा ये हम इन कंपोनेंट्स को यूज करके इससे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, इसको भी आपने साथ जो है ना वो याद रखेंगे, ये आपने स्क्वायर रूट भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली। अब स्टूडेंट अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर है, अगर आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो डायरेक्शन आपके पास tan थीटा हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन की भी बात कर सकते हैं। इस वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमने डील करनी हो तो हम tan थीटा का रिलेशन यूज करेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, pm ओवर om, pm ओवर om, ठीक है। अब pm की वैल्यू क्या है, ay ओवर ax आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, tan ऑफ एंगल थीटा। अब यहां से अगर मैंने थीटा जो है ना देखना है कि एंगल कितना बना रहा है, ये जो वेक्टर है बेसिकली ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ay ओवर ax। तो हमने उस वेक्टर का जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ वो भी फाइंड करना सीख लिया। तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हमने पहले एक कोई भी वेक्टर था हमारे पास जनरल ए, इसको हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीखा, ठीक है। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के मेथड्स को हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का नाम दिया। फिर उसके बाद बेटे कंपोनेंट्स को हमने डिफाइन किया, कंपोनेंट क्या होता है, किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी गिवन डायरेक्शन में। उसके बाद हमने डायग्राम ड्रॉ की, कंसीडर किया कि एक वेक्टर है ए जो कि आपके पास ओपी लाइन से रिप्रेजेंटेड है और वो एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस, और फिर हमने इसको हेड टू टेल अप्लाई करके ये वेक्टर की वैल्यू लिखी। फिर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए हमने फार्मूला याद करने की एक ट्रिक भी सीखी, ठीक है, कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। इनका जो वर्ड मैंने सेंटेंस यहाँ पे बोला था उनका फर्स्ट लेटर आपके पास इनकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती जाएगी, ठीक है। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स वेक्टर की डिटर्मिनेशन भी की, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स को फाइंड किया, कंपोनेंट से फिर हमने फोर्स को निकाला, फिर फोर्स के साथ जो एंगल बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल भी फाइंड किया। तो होपफुली आप इजीली समझे होंगे इस टॉपिक के बाद कि कैसे आपने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है और कंपोनेंट्स के बाद कंपोनेंट्स को यूज करते हुए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।